स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 1 का क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो मीन्स हम वर्कबुक का सॉल्यूशन देखेंगे आज। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट के साथ। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका एक्ट 1 सीन में एंटोनियो कह रहा है, इन सूथ I know not why I am so sad. It wearies me, you say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff this made of, whereof it is born, I am to learn. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. कह रहा है कि खैर मुझे पता नहीं कि मैं क्यों इतना दुखी हूँ, ये मुझे परेशान करता है। तुम कहते हो कि ये मुझे परेशान करता है, मगर मैं कैसे इसमें घिर गया, है ना, कैसे घिर गया, कैसे मैंने इसको पा लिया, ये कैसे मेरे ऊपर आ गया, किस चीज़ का ये है, किस चीज़ का बना हुआ, कहाँ से आया, किसका है, कैसे ये पैदा हुआ, ये मुझे मालूम नहीं। और ये जो पूरा मूर्खतापूर्ण जो है कि जो उदासी है, ये मुझे इतना मतलब मेरे अंदर हलचल मचा रही है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि वेयर आर एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड। एंटोनियो और उसके मित्र कहाँ हैं। व्हाट डज एंटोनियो से अबाउट हिज सैडनेस। तो एंटोनियो अपने दुख के बारे में क्या कहता है। एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स आर इन ए स्ट्रीट ऑफ वेनिस। कहाँ हैं दोनों दोस्त। एंटोनियो और उसके दोस्त वेनिस की एक सड़क पर हैं। एंटोनियो सेज दैट हिज सैडनेस मेक्स हिम डिप्रेस्ड एंड डल। क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसका दुख उसे उदास और सुस्त बना रहा है। ही फर्दर सेज दैट ही इज येट टू लर्न अबाउट द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ हिज सैडनेस। क्या कहता है। कह रहा है, वह आगे कहता है कि जो उसकी उदासी की उत्पत्ति है और जो प्रकृति है, यानी कहाँ से वो पैदा हुआ और क्या उसकी प्रकृति है, उसके बारे में जानने के लिए उसको अभी जानना है। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ वेयर ऑफ इट इज बॉर्न। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न का मतलब होता है कि हाउ इट ओरिजिनेटेड। अ वांट विथ सैडनेस का मतलब होता है एक वो अडल्ट सैडनेस, मतलब सुस्त करने वाली उदासी। नेक्स्ट है दैट आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ का मतलब कि मुझे खुद को जानने में बहुत परेशानी होती है। तो दैट आई हैव मच डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग माई सेल्फ, कि मुझे परेशानी होती है खुद को जानने में। वॉट रीजन डज सैलेरिनो गिव एज प्रोबेबल कॉज ऑफ एंटोनियोज मेलनकॉली। सैलेरिनो एंटोनियो की उदासी का क्या कारण बताता है। संभावित, प्रोबेबल मतलब संभावित कारण क्या बताता है। सैलेरिनो टेल्स एंटोनियो दैट he is sad because his mind is preoccupied with his ships filled with cargo which are out at sea। क्या बता रहा है उसको बता रहा है। सैलेरिनो एंटोनियो को बताता है कि वह दुखी इसलिए क्योंकि उसका मन कहाँ है, समंदर में है ना, जहाँ पे उसके जहाज ये भरे पड़े हुए हैं, है ना, फील्ड विथ कार्गो, भरे पड़े हुए जहाज जो है कि समंदर में है, वहीं उसका दिमाग भी है ना, समंदर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट इन योर ओन वर्ड्स द सीन ऑन द ओशियन एज डिस्क्राइब्ड बाय सैलेरिनो व्हेन एंटोनियोज शिप्स वेयर सेलिंग। जब एंटोनियो के जहाज चल रहे थे तो सैलेरिनो द्वारा वर्णित समुद्र के दृश्य को अपने शब्दों में बताइए। ठीक है, अपने शब्दों में आपको बताना है उस दृश्य को। सैलेरिनो कंपेयर्स एंटोनियोज शिप sailing on the waves with great lords and wealthy citizens। सेलेरिनो ने एंटोनियो के चलने वाले जहाज़ों की तुलना महान राजाओं और धनी नागरिकों से की है।
who look down on lesser men as they walk along the street. जो सड़क पर चलते समय छोटे लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, छोटेपन की दृष्टि से. He says that compared to smaller ship, Antonio's ships move swiftly on the sea with their canvas sails and look like grand spectacles or pageants of the sea. उनका कहना है कि छोटे जहाज़ों की तुलना में एंटोनियो के जहाज़ अपने कैनवास पाल के साथ समुद्र में तेजी से चल रहे हैं. स्विफ्टली मतलब तेजी से चलते हैं और समुद्र में भाव चश्मे या जो है तमाशा की तरह दिखते हैं. नेक्स्ट है द प्ले बिगिंस इन एन एटमॉस्फियर ऑफ मेलनकोली. नाटक की शुरुआत उदासी के माहौल में होती है. उदासी का माहौल जैसे कि एंटोनियो उदास रहता है. वाई डू यू थिंक दैट एंटोनियो इज प्रेजेंटेड एज मेलनकॉलिक. कैसा प्रेजेंट किया गया है? मेलनकॉलिक एंड पैसिव कैरेक्टर. आपको क्यों लगता है कि एंटोनियो को एक उदासीन और निष्क्रिय, है ना, उदासीन और निष्क्रिय चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? एंटोनियो इज प्रेजेंटेड एज मेलनकॉलिक एंड पैसिव कैरेक्टर मेनली फॉर 3 रीजन. 3 कारण हैं एंटोनियो के मुख्यतः जो है कि जो प्रस्तुत किया गया है निष्क्रिय चरित्र के रूप में और उदासीन चरित्र के रूप में, तो उसके 3 कारण हैं. फर्स्टली बाय पोर्ट्रेइंग एंटोनियो एज अ whimsical person who is least bothered about the consequence of his action. तो सबसे पहले क्या है कि एंटोनियो को एक सनकी व्यक्ति के रूप में चित्रित करके जो अपने कार्यों के परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है. जस्टिफाइज हिज साइनिंग द बॉन्ड एग्रीमेंट. जो अपने कार्यों के परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बॉन्ड समझौते पर हस्ताक्षर करने को उचित ठहराता है. सेकेंडली एंटोनियोज मेलनकॉली क्रिएट्स ट्रैजिक एटमॉस्फियर. कैसा इन्वायरमेंट? ट्रैजिक एटमॉस्फियर सुइटेबल फॉर द प्ले. दूसरी बात यह है कि एंटोनियो की जो उदासी है वो नाटक के लिए एक उपयुक्त दुखद माहौल बनाती है. थर्डली एंटोनियोज मेलनकॉली क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री फॉर द ऑडियंस. रहस्य. क्या कह रहा है कि तीसरा एंटोनियो की उदासी दर्शकों के लिए रहस्य की भावना पैदा करती है कि लोग जानने के लिए इच्छुक रहेगा, जो भी रीडर है, कि आखिर वो क्यों उदास है. सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सेलेनियो कहता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ. वेंचर मतलब एंटरप्राइज. द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड. अफेक्शंस यहाँ थॉट के लिए है. बी विथ माई होप्स अब्रॉड. उम्मीदें, होप्स का मतलब. I should be still plucking the grass to know where sits wind, peering in maps for port and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune to my ventures, out of doubt would make me sad. क्या कह रहा है सेलिनो? मेरा विश्वास करो श्रीमान, क्या मैंने ऐसा साहस किया होता कि मेरा अगर ऐसा कुछ सामान वगैरह लदा हुआ होता तो मेरा जो ज़्यादातर जो मेरे सोच हैं वो कहाँ होते? वहीं पर विदेश में ही पड़े होते. मुझे जो है कि मैं बिल्कुल जो है कि एक जगह पे रहता, मैं घास तोड़ता और उसको हवा में लहराता, ये देखने के लिए कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं, मतलब फेवर में चल रही हैं जहाज़ों के या उनके डिसफेवर में चल रही हैं. बंदरगाहों, घाटों और सड़कों के मानचित्रों को मैं क्या करता रहता? झांकता रहता, और हर एक वस्तु जिससे मुझे डर लग सकता था कि वो चीज़ दुर्भाग्य ला सकती है मेरे जहाज़ों के लिए, तो निसंदेह वो ये बात मुझे क्या करती? दुखी करती. वेयर वुड सेलेनियोस अटेंशन बी इफ ही हैड बिजनेस वेंचर अब्रॉड. यदि सेलेनियो का विदेश में व्यावसायिक उद्यम होता तो उसका ध्यान कहाँ होता अगर इसके जहाज बाहर जा रहे होते तो? वाई वुड ही बी प्लकिंग द ग्रास? वॉट एल्स वुड ही बी डूइंग इन द कॉन्टेक्स्ट? तो वह घास क्यों तोड़ रहा होता और उस संदर्भ में और क्या कर रहा होता जिस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है. इफ सेलेनियो हैड बिजनेस वेंचर्स अब्रॉड, अगर
सेलेनियो का विदेश में व्यावसायिक उद्यम वगैरह होता, his thoughts would be fixed on the dangers to his ventures and method to securing them. तो उसके विचार उसके उद्यमों को खतरों और उन्हें सुरक्षित करने के तरीकों के बारे में सोचते रहते, इसी में उसका ध्यान केंद्रित रहता. He would be plucking the blades of grass and casting them in the air to see which way the wind blew, to see if it was blowing in a direction favorable to the course of his ship or not. वह घास के तिनके को तोड़ता और उन्हें हवा में उछालता, यह देखने के लिए हवा किस दिशा में चल रही है, यह देखने के लिए कि यह हवा उसके जहाज़ों के अनुकूल दिशा में चल रही है, यानी कि मतलब जो फेवर करेंगे वह उस दिशा में बह रही है या नहीं. फर्दर ही वुड लुक इनटू मैप्स फॉर हार्बर्स, चैनल्स एंड ओपन रोड स्ट्रीट्स, STADS है, नियर to the shore where his ships could anchor in case of need. इसके अलावा वह तट के पास बंदरगाहों, चैनलों और खुली सड़कों के मानचित्रों पर, मैप पर गौर करेगा जहां ज़रूरत पड़ने पर उसके लंगर डाले जा सके, जहाज को रोका जा सके. तो इसी में वो लिप्त रहता. What would make Selenio fear some danger to his venture? सेलेनियो को अपने उद्यम के लिए किसी खतरे का डर क्यों होगा? बिजनेस के लिए, वेंचर के लिए, एंटरप्राइज के लिए. गिव 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द ओपनिंग सीन टू शो हाउ सम ऑब्जेक्ट रिमाइंड सेलेरिनो ऑफ द डेंजर टू द शिप. शुरुआती दृश्य से 2 उदाहरण देकर दिखाइए कि कैसे कुछ वस्तुएं सेलेरिनो को जहाज़ों के लिए खतरे की याद दिलाती हैं, कैसे उसको इसका याद आता है. एवरी थॉट ऑफ सेलेनियो would make him feel of danger to his business venture. हर एक सोच, every thought, सेलेनियो का हर विचार उसे अपने व्यापारिक उपक्रमों के लिए खतरे से भयभीत कर देता था. To example which reminded Celerino of the danger to ship were, 2 उदाहरण जिन्होंने सेलेरिनो को उसके जहाज़ों के लिए खतरे की याद दिलाई, उसमें सबसे पहला है वाइल कूलिंग हिज सूप बाय ब्लोइंग ऑन इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्टॉर्मी विंड एट सी कॉजिंग टेरिबल डैमेजेस टू हिज शिप. अपने सूप को फूंक मारकर ठंडा करते समय उसे समुद्र में चलने वाली तूफानी हवाओं की याद दिला दी, जिससे उसके जहाज़ों को भयानक नुकसान हो सकता था. ठीक है. The sandy hourglass reminded him of the richly laden vessel wrecked on the sandy shore. Sandy hourglass, वो जो बालू वाली, रेत वाली जो घड़ी होती है, रेतीले घंटे की गिलास ने उसे रेतीले तट पर बर्बाद हुए पड़े पैमाने पर लदे जहाज़ों की याद दिलाता है कि जो ढेर सारे भरे हुए शिप है, रिचली लेडन मतलब भरा हुआ माल भरा हुआ, वो कहाँ है? टूट के गिरा पड़ा हुआ है सैंडी शोर पे, यानी बालू वाले तट पे, नदी के किनारे. गिव द मीनिंग ऑफ प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, प्लकिंग ऑफ ग्रास एंड कास्टिंग देम इन एयर टू सी विच वे द विंड ब्लू. यानी कि हवा में क्या करना? घास के तिनकों को तोड़कर उसको हवा में लहरा देना, तो हवा जिस तरफ रहेगी वो तिनका उसी तरफ बह जाएगा. नेक्स्ट है पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पायर्स एंड रोड्स, यानी लुकिंग इनटू मैप्स फॉर हार्बर्स, चैनल्स एंड इवन ओपन रोड स्ट्रीट्स नियर द शोर. बंदरगाहों, नहरों, यहाँ तक कि तट के निकले हुए सड़क मार्गों के मानचित्रों को देखना. इन स्पाइट ऑफ डेंजर टू हिज शिप, why is Antonio not worried about his financial security? अपने जहाजों पर खतरे के बावजूद एंटोनियो को अपने वित्तीय सुरक्षा की कोई चिंता ही नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की. Despite danger to his ship, Antonio is not worried about his financial security because his business is neither dependent on any one ship nor on any single location or commercial transaction of the current
ईयर। अपने जहाज़ों पर खतरे के बावजूद एंटोनियो को अपनी वित्तीय सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्योंकि उसका व्यवसाय ना तो किसी एक जहाज पर निर्भर है और ना ही किसी एक स्थान पर। और या जो ये जो चालू वाणिज्यिक वर्ष है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, यानी कि वाणिज्यिक लेन देन है, कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन है, उसके ऊपर निर्भर करता है इस साल के। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है। What light does the opening scene throw on the danger that sea could pose to ship? ओपनिंग सीन, शुरुआती दृश्य जहाज के लिए समुद्र में उत्पन्न होने वाले खतरे पर क्या प्रकाश डालता है, रोशनी डालता है। हाउ डज द सीन शो दैट एंटोनी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बिजनेस वेंचर? इसके अलावा यह दृश्य कैसे ये दिखाता है कि एंटोनी अपने व्यावसायिक उद्यम के लिए, बिजनेस के लिए, उसको लेकर जो है बहुत आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है। द ओपनिंग सीन डिस्क्राइब द पॉसिबल डेंजर दैट सी कुड पोज टू शिप सच एज स्ट्रॉन्ग विंड, डेंजरस शैलोज, शैलोज का मतलब उथला हुआ वाटर्स, सैंड बैंक्स एंड डेंजरस रॉक। दृश्य में उन सारे प्रोबेबल संभावित खतरों की बात की गई है जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं जहाज़ों को, जैसे तेज हवाएं हैं, जैसे खतरनाक उथले पानी हैं, रेत के किनारे हैं और खतरनाक चट्टाने भी हैं। एंटोनियो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बिजनेस, यहाँ स्पेस है, वेंचर एज दे आर नॉट वन बॉटम ट्रस्टेड, which means that his ships were not bound to one place and his financial security, यहाँ पे क्या होगा, security C होगा, did depend on one ship। एंटोनियो अपने व्यापारिक उद्यमों के लिए, यानी बिजनेस वेंचर के लिए, वेंचर्स के लिए बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि उसका एक जहाज एक पे जो है कि पूरा भरोसे पे नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसका जहाज एक ही स्थान पर बंधे नहीं है एक दूसरे से, कि एक ही जगह पे सारा माल जा रहा हो। थर्ड है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Celerino, my wind cooling my broth would blow me to an ague, when I thought what harm a wind too great at sea might do. I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew dogged in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial. सेलेरिनो क्या कह रहा है, मेरी फूंक, मेरी सांस जो कि ठंडा कर रही होगी जिस समय प्याले को, शोरबे के प्याले को, वो मुझे क्या करेगी, क्रोध के आंख में झोंक देगी। जब मैं सोचूंगा किसके बारे में, तो मुझे एकदम बिल्कुल मैं झकझोर देती है वो चीज़, मुझे वुड ब्लो मी टू एन ऑग, झकझोर देती है जब मैं सोचता हूँ बहुत तेज हवा के बारे में कि क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है वो समंदर के अंदर। मुझे रेतीला जो घंटा है, यानी सैंड आवर ग्लास है, उसको देखना नहीं चाहिए या कहिए और दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उथले और जो है कि वो समतल के बारे में सोचना चाहिए, है ना। एंड सी माई वेल्दी एंड्रू डॉग्ड इन सैंड, और जो मेरा जहाज है वो ख्याल आता है कि वो पड़ा हुआ हो, कि मुझे किसके बारे में सोचूंगा, उथले पानी के बारे में और समतल के बारे में, यानी कि बालू वाले किनारों के बारे में, जहाँ पर मेरा माल से लदा हुआ जहाज क्या हुआ है, टूटकर बिखर गया है बालू पर, और उसका जो हाई टॉप है, यानी कि उसका जो ऊंचा मरतूल है, सबसे ऊंचा वाला टॉप वाला, वो उलटकर जो है नीचे की तरफ गिरा पड़ा हुआ है, अपने जैसे कि कब्र को चूमने के लिए। वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, ये दृश्य कहाँ पर कहाँ घटित होता है। नेम द पीपल हु आर प्रेजेंट इन देयर, तो बताना है उन लोगों के नाम जो इस दृश्य में मौजूद हैं। इन वॉट मूड इज सेलेरिनो इन दिस सीन, और ये जो सेलेरिनो है वो किस तरह के मूड में है यहाँ पे। This scene takes place in a street of Venice.
ये सीन कहाँ पे होता है? वेनाइस की एक सड़क का है। एंटोनियो सैलेरिनो एंड सेलेनियो आर प्रेजेंट इन दिस सीन। कौन कौन यहाँ पे है? एंटोनियो, सैलेरिनो और सेलेनियो दृश्य में मौजूद हैं। सैलेरिनो इज इन अ टॉकेटिव मूड एंड वॉन्ट्स टू नो द रीजन फॉर एंटोनियोज मेलनकॉली। किस तरह के मूड में है सैलेरिनो? बातूनी मूड में है और एंटोनियो की उदासी का कारण जानना चाहता है। ही सेज दैट ही टू वुड बी फीलिंग melancholic if his ships were sailing on the sea। वो कहता है कि अगर उसके जहाज भी समंदर में चल रहे होते तो उसे भी मायूसी, उदासी महसूस होती। What would the wind cooling the broth remind Salerino of? शोरबे को ठंडा करने के कर जब रहा होता अपनी सांसों से वो प्याले को, तो वो चीज़ उसको क्या याद दिलाती? It would remind Salerino of the stormy winds at sea and of the terrible damages that they might cause to the ship। यह सेलेरिनो को समुद्र में चलने वाली तूफानी हवाओं के बारे में याद दिलाता कि कैसे वो भयानक नुकसान पहुंचा सकती है जहाज़ों को। Give the meaning of and see my wealthy Andrew dogged in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burials। इसका मतलब क्या है? Wealthy Andrew referred to a Spanish ship called Andrew captured by the British sailors in 1596। तो वेल्दी एंड्रयू क्या है? एंड्रयू नामक एक स्पेनिश जहाज है, उसको बताता है, उसको संदर्भित करता है, जिसे 1596 में ब्रिटिश नाविकों ने पकड़ लिया था। इट रैन अग्राउंड व्हेन इट वाज बीइंग ब्रॉट टू इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में लाया जा रहा था तो यह डूब गया था। सिंस देन एंड्रयू रेफर टू अ बिग कार्गो शिप। तब से एंड्रयू का तात्पर्य एक बड़े मालवाहक जहाज से है। इन द अबव लाइन्स Salerino imagines that his rich cargo ship is grounded in sand and her mast dipped down lower than her sides as if trying to kiss the sands that surrounds her। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो जो है कल्पना कर रहा है कि उसका समृद्ध मालवाहक जहाज ढेर सारा भरा हुआ माल से लदा हुआ, उसका मर्तूल जो है टूट चुका है और किनारों से नीचे की ओर झुका हुआ है, जैसे वह अपने चारों ओर फैली हुई रेत को चूमने की कोशिश कर रहा हो। भाई वही तो उसका कब्र हो जाएगा ना अगर जहाज है। ठीक है, तो जहाज यहाँ पे उसका मर्तूल जो है टूट के गिरा पड़ा हुआ है ऐसे बालू में। What is the sandy hourglass? सैंडी आवर ग्लास क्या है? What would it remind Salerino of? और यह सेलेरिनो को क्या याद दिलाता है? सैंडी आवर ग्लास इज एन apparatus used to indicate time। क्या है? ये एक उपकरण है जो समय को बताता है। It would remind Salerino of the danger from hidden bank of sand at sea on which a ship may run aground। यह सेलेरिनो को समुद्र में रेत के छिपे तटों से होने वाले खतरों की याद दिलाता है जिस पर जहाज फंस सकता है, फंसकर डूब सकता है। What is referred to as wealthy Andrew? Why is it so referred? तो यहाँ पे जो वेल्दी एंड्रयू है किसे कहा जाता है, किसको संदर्भित किया जा रहा है और इसे यहाँ पे क्यों रेफर भी किया गया है? Salerino refers to his richly laden ship as wealthy Andrew। It is so referred because Salerino feels that like a Spanish ship Andrea captured by British in 1956, his ship too is majestic and rich with cargo। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि सेलेरिनो को लगता है कि 1596 में अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया जो स्पेनिश इंडिया शिप था
उसका जहाज भी उसी तरह से बिल्कुल मैजेस्टिक मतलब राजसी है, रिच विथ कार्गो यानी ढेर सारा समृद्ध है, माल से भरा हुआ है। When Salarino would go to church, what would he see? What would the scene make him imagine? जब सैलेरिनो चर्च को जाएगा, है ना, तो वह क्या देखेगा और यह दृश्य उसे क्या कल्पना करने पर मजबूर करेगा, क्या उसको मतलब दिखाई देगा, क्या वह सोचेगा, विचार करेगा। When Salarino would go to the church, he would see the holy building made of stone. क्या होगा, सेलेरिनो जब चर्च में जाएगा तो पत्थर से बनी पवित्र इमारत देखेगा। दिस सीन वुड मेक हिम थिंक ऑफ द पेरिलस रॉक्स ऑफ द सी एंड इमेजिन दैट अ कॉलिजन ऑफ हिज शिप विद दीज रॉक्स वुड बी सफिशिएंट टू ब्रेक हिज वेसल इनटू पीसेस एंड स्कैटर ऑन द सी ऑल हर स्पाइसेस एंड सिल्क। यह दृश्य समुद्र की खतरनाक चट्टानों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा और कल्पना करेगा कि चट्टानों के साथ उसकी जहाज की टक्कर उसके जहाज को टुकड़े में तोड़ देगी और उसके सभी मसाले और जो भी रेशम का जो भी सामान है उसको बिखेर देगी। कि एक हल्का सा टकराव भी क्या करेगा, वेसल को तोड़ देगा पीसेस में और सब कुछ बिखर जाएगा समंदर के ऊपर, सारे मसाले, सारे सिल्क से बने हुए कपड़े वगैरह, है ना। चर्च किसका बना हुआ है, पत्थर का, और पत्थरों को देख के क्या याद आएगा, समंदर के पत्थर। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये बात कौन कहेगा, अब ये बात कह रहा है सेलेरिनो। नॉट इन लव नाइदर, then let us say you are sad because you are not merry, and 'twere as easy for you to laugh and leap and say you are merry because you are not sad. Now by two-headed Janus nature hath framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at bagpiper, and other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in way of a smile, though nature swear the jest be laughable. देखो कलर चेंज करके देखते हैं लाइन बाय लाइन। क्या कह रहा है कि तुम किसी प्यार में नहीं हो तो तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम खुश नहीं रहना चाहते, है ना। उस हाल में सिर्फ यह तुम्हारे मूड का यही सवाल है, इसे तुम आसानी से बदल सकते हो और यह अनुभव करो कि तुम खुश हो। जब से सृष्टि की रचना की गई है ना, यहाँ पे कह रहा है कि अनुभव करो तुम कि तुम खुश हो क्योंकि तुम उदास नहीं रहना चाहते हो। दरअसल परम पिता जेनस की कसम, है ना, किसकी कसम खा रहा है, टू हेडेड जेनस, है ना, दो सर वाले जेनस की कसम खा के कह रहा है कि जब से सृष्टि की रचना की गई है तो बहुत सारे जो है अजीबो गरीब लोगों की रचना हुई है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अधखोली आंखों से क्या करते हैं, बीन बजाते हैं, बीन बजाने वालों को सुनते हैं, और जैसे कि तोता है और हंसते हैं, वो बीन और हंसते हैं तोते की तरह हर इंसान को देखकर। और कुछ लोग ऐसे हैं विनेगर एस्पेक्ट यानी चिड़चिड़े टाइप के, वो ऐसे हैं, उनकी निगाहें बड़ी तेज हैं, दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, जो मुस्कुराना तो अलग रहा और दांत भी उनके नज़र नहीं आएंगे। चाहे नेस्टर, नेस्टर कौन है, नेस्टर एक ट्रॉय का गंभीर योद्धा था, वो भी कसम खा ले कि ये जो बात थी वो बिल्कुल हंसने वाली थी, लाफेबल, तब भी जो है कि वो हंसेंगे नहीं। Who has just said that Antonio was in love? And अभी किसने कहा कि एंटोनियो प्यार में था, किसने कहा है। What was the reaction of Antonio to the remark? और एंटोनियो का क्या रिएक्शन था, उसके लिए क्या प्रतिक्रिया थी। Salerino has just said that Antonio was in
लव। किसने कहा ये बात? सेलेरिनो ने अभी कहा था कि एंटोनियो प्यार में है। एंटोनियो calls the remark as nonsense and completely denies that he is in love। एंटोनियो इस टिप्पणी को बिल्कुल बकवास कहता है और इस बात से पूरी तरह इनकार करता है कि वो मोहब्बत में है। एंटोनियो says that he is not sad because of love। What explanation does Salerino give in the extract for Antonio's sadness? क्या कहता है एंटोनियो? उसका कहना है कि वो प्यार में नहीं है कि जिसकी वजह से वह उदास है। सेलेरिनो एंटोनियो की उदासी के लिए इसमें क्या स्पष्टीकरण देता है, इस एक्सट्रैक्ट में क्या देता है, क्या बताता है? सेलेरिनो कंक्लूड्स दैट एंटोनियो इज सैड बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी। सेलेरिनो निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूड करता है मतलब निष्कर्ष निकालता है कि एंटोनियो क्यों खुश नहीं है, क्योंकि वो दुखी क्यों है, क्योंकि वो खुश नहीं है। ही रिमार्क्स दैट देयर आर सम क्यूरियस क्रिएचर इन द वर्ल्ड। क्या कह रहा है? उसकी टिप्पणी ये रहती है कि दुनिया में कुछ जिज्ञासु जीव हैं, क्यूरियस क्रिएचर। ही स्वेयर्स बाय जेनस द two-headed Roman god that some people have merry nature and are continuously laughing whether the things they see are subject for mirth और नॉट। वह दो सिरों वाले रोमन देवता जेनस की कसम खाता है कि कुछ लोगों का स्वभाव खुश मिजाज होता है, मैरी नेचर होता है, खुश मिजाज होता है और वे लगातार हंसते रहते हैं, है ना, कि जो कुछ भी वो चीजें देखते हैं आनंद का विषय है या नहीं है, लेकिन वो हंसते रहते हैं। अगेन देयर आर अदर्स with the sorest countenance who will not laugh at anything, though the gravest old warrior Nestor himself confirms the joke as most amusing। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे पर क्या है? कड़वाहट है, सोरेस्ट कॉन्टिनेंस, चेहरे पर कड़वाहट है, जो किसी भी बात पर नहीं हंसेंगे। खुद इस चुटकुले को पुष्टि करते हुए सबसे मनोरंजक बताएगा नेस्टर, तब भी नहीं। नेस्टर कौन है? ट्रॉय का एक गंभीर योद्धा है, वो भी कहेगा तब भी नहीं, कि सबसे ज़्यादा क्या है, मनोरंजक बताएगा कि ये था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो उस जोक के ऊपर, उस बात के ऊपर नहीं हंसेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। वॉट इज मीन्ड बाय द two-headed जेनस, वाई इज ही रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। जितना एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आता ना, उतना तो ये वर्कबुक के सॉल्यूशन में समझ में आ जा रहा है कि आखिर क्या बातचीत हुई थी सबके बीच में। लैंग्वेज ही ऐसा है। जेनस, हाँ, तो व्हाट इज मीन्ड बाय two-headed जेनस, व्हाई इज ही रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। दो सिर वाले जेनस का क्या अर्थ है? और ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण हिंदी में, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है, रेफर किया गया है? जेनस इज रोमन गॉड यूजुअली डिपिक्टेड विथ टू हेड्स लुकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जेनस एक रोमन देवता हैं जिन्हें आमतौर पर दो सिरों के साथ चित्रित किया जाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, यानी कि एक सर इधर है और एक सर इधर है, दो सर हैं, है ना, एक इधर एक इधर, इस तरह से चित्रित किया गया जाता है। वन frowning and other smiling, he had received from God Saturn the gifts to see both the past and future। एक भौहें चढ़ाए हुए चेहरा है और दूसरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उन्हें भगवान शनि से अतीत और भविष्य दोनों को देखने का उपहार मिला है। He is referred to in the extract to show that there are two types of people, one happy and the other sad। और यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, क्यों रेफर किया गया है उनको? तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण है उसमें उनका उल्लेख यह दिखाने के लिए किया गया है कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक हंसते खेलते और दूसरे कौन से? उदास। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ल्ड द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंज फेलोज who have been framed by nature। प्रकृतिक द्वारा निर्मित दो प्रकार के विचित्र फेलोज यानी साथियों कह सकते हो को अपने शब्दों में जो है कि वर्णित करिए। नेचर हैज टू टाइप्स ऑफ पीपल,
प्राकृतिक में दो प्रकार के लोग होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल हैव हैप्पी नेचर्स एंड ऑफन लाफ even if the subject of laughter is too trivial. The second type of people are those with serious and grave faces who do not, यहाँ पे होगा do not laugh even at the most amusing joke. पहले प्रकार के लोग प्रसन्न स्वभाव के होते हैं, हंसते रहते हैं और हैं अक्सर, भले ही हंसे का विषय मामूली हो, इस टू ट्रिवियल, बहुत मामूली विषय होगा तब भी हंस लेंगे. दूसरे प्रकार के लोग गंभीर चेहरे वाले होते हैं, ग्रेव फेसेस, गंभीर चेहरे वाले होते हैं, जो सबसे मनोरंजक चुटकुलों पर भी नहीं हंसते हैं. हु इज नेस्टर? नेस्टर कौन है? वाई ही इज रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट. अब यहाँ पे नेस्टर कौन है और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, उसमें उनका उल्लेख क्यों किया गया है, क्यों उनकी बात की गई है? नेस्टर वॉज द किंग ऑफ पाइलोस. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स इन द ट्रोजन वॉर. तो ये पाइलोस का राजा था और ट्रोजन के युद्ध में सबसे महान जनरलों में एक था. ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, जस्टिस, नॉलेज ऑफ वॉर एंड प्रोफाउंड ग्रेविटी. वो अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय, युद्ध के ज्ञान और बहुत गहन गंभीरता के लिए प्रसिद्ध था. इफ ही लाफ्ड, यदि वह हंसा, इट मीन्ड द जोक वॉज रियली फनी. यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा. ही इज रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट टू डिस्क्राइब द सैड एंड ग्रेव पीपल. यदि वह हंसा तो उसका मतलब यह था कि चुटकुला वास्तव में मज़ेदार है, बहुत मनोरंजक है. और यहाँ एक्सट्रैक्ट में उनका उल्लेख इसलिए है और दिखाने के लिए है कि गंभीर लोगों का वर्णन करने के लिए यहाँ पे उनको लिया गया है, सैड एंड ग्रेव पीपल को दिखाने के लिए. गिव द मीनिंग ऑफ एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट. इसका मतलब क्या होता है? सिरके वाले लोग. द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल हु आर ग्रेव एंड सीरियस. अन्य दूसरे प्रकार के लोग जो बिल्कुल गंभीर हैं और कैसे हैं? संजीदा हैं. दो नेस्टर स्वेयर्स द जेस्ट बी लाफेबल. हालांकि नेस्टर क्या कहेगा, है ना, कसम खाएगा कि ये जो मजाक था वो बिल्कुल हास्यपद था, हंसने वाला था. इवन इफ द वाइज एंड ग्रेव नेस्टर सर्टिफाई द जोक एज फनी. क्या करेगा कि वो बताएगा, जो नेस्टर वो बताएगा कि ये जो है सर्टिफाई करेगा कि ये जो मजाक था बिल्कुल हास्यपद है, उसको प्रमाणित करेगा कि हाँ ये हास्यपद था, हंसने लायक था. फिर भी लोग नहीं हंसेंगे. कौन वाले? जो सीरियस जानबूझ के दिखाते हैं. वाई आर अ क्लास ऑफ पीपल आर कंपेयर टू पैरट्स. अब देखो यहाँ पे ना वर्कबुक चेंज हुआ. वर्कबुक चेंज होने की वजह से कहीं कहीं पे क्वेश्चन ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है, इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन लिया. जैसे इस एक्सट्रैक्ट में देखो 7 क्वेश्चन है. नॉर्मली मैंने एवरग्रीन वाले में देखा था एक कि उसमें सिर्फ 5 ही हैं सब में. तो अगर ज़्यादा हो जाते कोई बात नहीं, आप स्किप कर लेना, जो आपके लिए है बस आप वही देखो. एक वर्ग के लोगों की तुलना तोते से क्यों की गई है? अ क्लास ऑफ पीपल आर कंपेयर टू पैरट्स बिकॉज दे लाफ इवन एट अ बैक पाइपर एज फुलिशली एज पैरट लाफ एट एनीथिंग. उनकी तुलना इसलिए की गई है तोते से क्योंकि वो बैक पाइपर पर भी उतनी ही मूर्खता से हंसते हैं जितना तोता किसी भी चीज पर हंसता है. बैक पाइपर, ये बीन बजाने वाले की बात हो रही है. हु कम्स एट द एंड ऑफ सैलेरिनोज स्पीच. सैलेरिनो के भाषण के अंत में कौन आता है? वाई डज सैलेरिनो लीव देन. फिर सैलेरिनो वहां से क्यों चला जाता है? एट द एंड ऑफ द सैलेरिनोज स्पीच बेसेनियो, ग्रेसियनो एंड लोरेंजो कम. तो कौन आता है भाषण के अंत में? बेसेनियो, ग्रेसियनो और लोरेंजो आते हैं. सैलेरिनो लीव्स एंटेनियो देन बिकॉज एंटेनियोज फ्रेंड्स बेसेनियो, ग्रेसियनो एंड लोरेंजो हैव कम. यहाँ पे छूट गया, हैव कम टू गिव हिम कंपनी. तो वो वहां से इसलिए चला जा रहा है छोड़कर क्योंकि अब उसके दोस्त, एंटोनियो के दोस्त बेसिनियो, ग्रेसियनो और लोरेंजो उसे साथ देने के लिए, कंपनी देने के लिए आ चुके हैं.
फिफ्थ वाला है, ये ग्रेशियनो कह रहा है, क्या कहता है, वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म्थ विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंड सायर कट इन एलाबेस्टर sleep when he wakes and creep into the jaundice by being peevish. I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond, and do a witful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle, and when I ope my lips, let no dog bark. क्या कह रहा है एक्सट्रैक्ट में, वाई शुड ए मैन से शुरू है ना, तो कोई वजह नहीं है कि नौजवान लोग जिनका खून अभी गर्म है एकदम ठंडे और गंभीर दिखाई पड़े। भाई नौजवान है, गर्म खून है, तो क्यों वो बिल्कुल ठंडा दिखाई दे, जैसे कि अपने बाप दादाओं की गढ़ी हुई मूर्तियों की तरह वो खड़ा हो। वे जागते हुए भी लगता है कि सो रहे हैं और पीलिया के मरीज जैसे दिखाई देते हैं। एंटोनियो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और इसी प्यार की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके चेहरे उनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं, और ऊपर ऊपर अपने ऐसा गंभीर व शांत भाव बनाए रखते हैं जैसे वे अक्लमंद हैं, गंभीरता और सुलझे विचारों के व्यक्ति हैं, और ऐसे दिखाते हैं कि उनका बात जो है कि काट्य है और तर्कपूर्ण है, मतलब रीजनफुल है। एंटोनियो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खामोश ही रहते हैं और अक्लमंद कहे जाते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे तो सुनने वाले उन्हें मूर्ख कहेंगे, है ना, कि अगर वो बोले भी, अगर अपने होठों को खोलेंगे भी ना, तो उनको मूर्ख ही कहा जाएगा। बल्कि बन के कैसे रहते हैं, बिल्कुल समझदार, कि हाँ हम बोलेंगे तो बिल्कुल अच्छा ही बोलेंगे तर्क के साथ। और फिर जैसा गॉस्पल में कहा है कि उन्हें वैसा ही मूर्ख समझा जाएगा। इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वाई इज अ यंग मैन कंपेयर टू हिज ग्रैंड सायर कैट इन एलेप्स्टर, अंडर वॉट कंडीशन ही इज लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विथ जॉइंडिस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो नौजवान व्यक्ति है, एक युवा व्यक्ति है, उसकी तुलना इससे क्यों की गई है कि पूर्वज जो कि मार्बल से जो है कि पूर्वजों की मूर्तियाँ जैसे मार्बल से बनी हुई हो, उससे कंपेयर क्यों किया गया नौजवानों को, है ना, कि अपने पूर्वज की तरह मार्बल की मूर्तियों में हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, किस स्थिति में उसके पीलिया से संक्रमित होने की संभावना है। अंडर व्हाट कंडीशन मतलब किस स्थिति में वो जो है पीलिया से संक्रमित हैं। ग्रेशियनो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड यंग मैन हु रिप्रेजेंट्स his spirits and forces himself to stillness till he looks like the marble image of his ग्रैंडफादर। ग्रेशियनो एक गर्म खून वाले युवक का उदाहरण देता है जो अपनी आत्माओं को दबाता है। रिप्रेसेस हिज स्पिरिट मतलब आत्माओं को दबाता है, इच्छाओं को दबाता है, अपनी आत्मा को, और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करता है। फोर्स करना मतलब यहाँ मजबूर करता है, ताकि वह अपने दादा की मूर्ति के जैसा दिखे, संगमरमर की छवि जैसा दिखे। ही डज सो टू एडवाइज एंटोनियो नॉट टू रिमेन इन मेलनकॉली। वह एंटोनियो को उदासी में न रहने की सलाह देने के लिए ऐसा कहता है। ही इज लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद जॉइंडिस ड्यू टू हिज बैड टेम्पर। तो जो है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज ही लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद जॉइंडिस, तो जॉइंडिस कब होगा, तो देखो यहाँ पे अपने खराब बैड टेम्पर, खराब स्वभाव की वजह से जो है कि पीलिया होने की संभावना है उसे। गिव द मीनिंग ऑफ डू क्रीम एंड मेंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड। इसका अर्थ बताना है खड़े तालाब की तरह क्रीम और मेंटल करें जो है। सम मैन ओवरकास्ट देयर फेसेस विथ पेल एक्सप्रेशन as unchanging as the cream that forms on the surface of milk and as the scum that forms on the surface of stagnant pull। कुछ लोगों के चेहरों पर दूध की सतह पर बनने वाली मलाई
और रुके हुए तालाब की सतह पर बनने वाले मैल के समान पीला भाव दिखाई देता है। यानी ऊपर से स्कम फॉर्म हो गया तो नीचे का जो भाव है वो पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि वो दूध की तरह हैं, जैसे कि ऊपर से मलाई और अंदर से कुछ और ही दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, इसका मतलब क्या होता है? मेंटेन एन ऑब्स्टिनेट साइलेंस नॉट टू डिस्टर्ब द सोलमनिटी ऑफ देयर फेसेस। कहना क्या चाहता है कि उनके चेहरे को गंभीरता में खलल न डालने के लिए एक जिद्दी चुप्पी बनाए रखना। मेक एन ऑब्स्टिनेट, जबरदस्ती का बिल्कुल खामोश रहना, ताकि जो चेहरे पर मेरी चुप्पी, उनकी जो चुप्पी है वो जो है कि बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। वॉट इज सैड इन द एक्सट्रैक्ट अबाउट द पीपल हु ट्राई टू अर्न अ रेपुटेशन फॉर विजडम। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर उन लोगों के बारे में क्या कहा गया है जो ज्ञान के लिए प्रतिष्ठा अर्जित करने का प्रयास करते हैं। हु ट्राई टू अर्न अ रेपुटेशन, ज्ञान के लिए कि हाँ भाई बहुत बुद्धिमान है, उसके लिए उनको क्या किया जाए? उनकी तारीफ की जाए। इन द एक्सट्रैक्ट ग्रेशियनो स्पीक्स पीपल हु ट्राई टू ऑब्टेन अ रेपुटेशन फॉर विजडम, सीरियसनेस एंड कीप थॉट बाय रिमेनिंग साइलेंट। तो ग्रेशियनो उन लोगों के बारे में बात कर रहा है एक्सट्रैक्ट में जो चुप रहकर ज्ञान, गंभीरता और गहरी सोच के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फेम, प्रतिष्ठा मतलब फेम प्राप्त करने के लिए। सच पीपल मीन टू से दैट दे स्पीक विद द ऑथोरिटी ऑफ द ग्रीक ओरेकल एंड दे अलोन आर इनफैलिबल इन देयर अटरेंसेस। ऐसे लोगों के कहने का मतलब यह है कि वे यूनानी दैवज्ञ के अधिकार के साथ बोलते हैं। यूनानी देव जो है उनके अधिकार के साथ बोलते हैं और वे अकेले ही अपने कथनों में अचूक हैं। इनफेलिबल मतलब बिल्कुल अचूक है अपने कथनों में, अटरेंसेस में। When they speak, others should keep quiet, यानी कि जब वह बोले तो क्या होना चाहिए? बाकी सबको बिल्कुल भाई खामोश हो जाना चाहिए जब वो बोले। What is meant by I am Sir Oracle and let no dog bark? तो इसका मतलब क्या है कि मैं सर ओरेकल हूं और कुत्ते को भौंकने न दें। इसका मतलब I am Sir Oracle means I speak with the authority of the Greek oracle। इसका मतलब क्या है कि मैं ग्रीक ओरेकल के अधिकार से बात करता हूं। यानी किन की बात हो रही है? वही सीरियस वाले लोग। द ग्रीक ओरेकल्स मेड नोन द विल्स ऑफ गॉड्स एंड वेयर रिसीव्ड बाय ऑल विदाउट क्वेश्चन। यूनानी जो भविष्यवक्ता थे ना, भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने देवताओं की इच्छा प्रकट की और सभी ने बिना किसी प्रश्न के उनका स्वागत भी किया। तो ये वही हैं ग्रीक ओरेकल्स कि उनके अथॉरिटी से भविष्यवक्ता बोलते थे, है ना, और सब जो है कि बिना सवाल के एक्सेप्ट भी कर लेते थे। लेट नो डॉग बार्क मीन्स लेट नो वन स्पीक। इसका मतलब क्या है? किसी कुत्ते को भौंकने ना दे कि किसी को बोलने ना दे। इट रेफर टू द एटीट्यूड ऑफ दोज वाइज मैन who consider themselves as the fountain of wisdom and want that when they speak others should remain silent। यह उन बुद्धिमान व्यक्तियों के दृष्टिकोण को दिखाता है जो स्वयं को क्या मानते हैं? फाउंटेन ऑफ विजडम, यानी कि जो ज्ञान है वहीं से ज्ञान का स्रोत है और चाहते हैं कि जब वो बोलें तो दूसरे बिल्कुल खामोश रहें, खामोशी से सुने। What advice does Graciano give to Antonio at the end of his speech? तो यहाँ पे ग्रेशियनो की बात हो रही है कि ग्रेशियनो एंटोनियो को अपने भाषण के अंत में क्या सलाह देता है। At the end of his speech, Graciano advises Antonio not to be one of those who try to gain a reputation for wisdom by being silent। ग्रेशियनो एंटोनियो से सलाह दे रहा है कि उन लोगों में से मत बनो जो चुप रहकर ज्ञान की प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश करते हैं कि रेपुटेशन मिले कि हाँ भाई बड़ा बुद्धिमान आदमी है, सीरियस रहता है।
He further tells Antonio not to use melancholy as a bait to win the reputation of wisdom and cheap popularity. बेट मतलब होता है लक्षण। वह आगे एंटोनियो से कहता है कि ज्ञान की प्रतिष्ठा और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उदासी को चारे के रूप में इस्तेमाल मत करो। विच इज लाइक अ वर्थलेस चीप फिश अ गजियन, जो एक बेकार सस्ती मछली की तरह है। नेक्स्ट है आपका रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बेसिनियो कह रहा है, आई अर्ज दिस चाइल्डहुड proof because what follows is pure innocence. I owe you much, and like a willful youth, that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow that self away which you did shoot the first. यहाँ पर बेसिनियो क्या कह रहा है कि मैं ये जो बचपन का जो प्रमाण है इससे को बताता हूँ और इसको बताकर ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इससे मेरी क्या होगी, ईमानदारी सिद्ध होती है। आई ओ यू मच का मतलब क्या है कि मैं रिजेक्ट मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ आई दैट विच आई ओ इज लॉस्ट। मुझे तुम्हारे कर्जे से कोई इनकार नहीं है। अपनी मर्जी का मालिक होने के नाते मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा सारा धन जो कर्ज में लिया था सब बर्बाद कर दिया और अब उसे चुकाने की स्थिति में नहीं हूं। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या कह रहा है ना कि बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ अवे विच यू डिड शूट द फर्स्ट। तो जो भी मेरे ऊपर बकाया वो सब तो मैंने बर्बाद कर दिया है, लेकिन यदि कृपया उसी रास्ते पे उसी तरीके से बस एक और बार तुमको जो है मेरा साथ देना है ना, जैसा कि तुमने इससे पहले किया था। Where are Bassanio and Antonio? What has Antonio said earlier in reply which Bassanio speaks these words? बेसिनियो और एंटोनियो कहाँ हैं? एंटोनियो ने पहले क्या कहा था जिसके उत्तर में बेसिनियो उससे ये शब्द कहता है? तो बेसिनियो एंड एंटोनियो आर इन द स्ट्रीट ऑफ वेनाइस। कहाँ है वो? वेनाइस की गलियों में है। Prior to this extract, इससे पहले Antonio asked Bassanio to tell him about his plans. He adds that if Bassanio's plan is honorable as he is, he then promises him everything that he has money, influence, personal help and utmost resources. तो ये कहाँ पे हैं? वेनिस की एक सड़क पे हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट में इस एक्सट्रैक्ट से पहले एंटोनियो ने बेसिनियो से अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए कहता है कि जो भी तुम्हारा प्लान है वो हमको बताओ। और वो कहता है कि अगर बेसिनियो तुम्हारा जो योजना उतना ही बढ़िया हुआ, सटीक हुआ, अच्छा हुआ, जैसे तुम सम्मानजनक अच्छे हो, तो वह उसे सब कुछ देने का वादा करता है। जो कुछ उसके पास है, पैसा है, वैभव है, व्यक्तिगत मदद है या फिर जो भी अत्यधिक संसाधन जो कुछ हो सकेगा सब कुछ उसको देगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्या है? और ब्रिंग योर लेटर हजार्ड बैक अगेन एंड थैंकफुली रेस्ट डेप्टर फॉर द फर्स्ट। क्या कह रहा है इसमें? द अबव लाइन्स मीन्स दैट एनी रेट बेसिनियो कुड पे द सेकेंड लोन एंड रिमेन हिज ग्रेटफुल डेप्टर फॉर द फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर बेसिनियो दूसरा जो कर्ज लेगा उसको चुका देगा और पहले वाले के लिए ही सिर्फ आभारी रहेगा। यानी जो दूसरा तीर मारने के लिए कह रहा है उसके लिए वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी वापस कर दूंगा हर हाल में। वॉट कन्फेशन हैज बेसिनियो मेड टू एंटोनियो अर्लियर अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजिशन? हाउ कैन यू कंक्लूड दैट बेसिनियो इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट? बेसिनियो अपने वित्तीय स्थिति की बारे में बात हो रही है। एंटोनियो के सामने क्या कन्फेस करता है, कबूल करता है, कबूलनामा बोलता है ना, कन्फेस करने को कबूल करता है। हाउ कैन यू कंक्लूड यानी कि आप कैसे कंक्लूड करते हो, निष्कर्ष निकालते हो कि ये जो बंदा है ना बेसिनियो एक स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला व्यक्ति है।
Earlier, Bassanio confessed to Antonio that he has spent his wealth by having a more lordly way of living than his moderate income allowed him. इससे पहले बेसिनियो ने एंटोनियो के सामने स्वीकार किया था कि उसने अपने सामान्य जो इनकम है यानी आय है उसकी तुलना में ज़्यादा ऐशो आराम वाली ज़िंदगी गुजारी, अपनाकर अपनी सारी संपत्ति खर्चा की, इसलिए अपनी युवा अवस्था देयरफॉर ही हैज़ इनकर्ड हैवी डेब्ट बिकॉज ऑफ हिज यूथ एंड एक्स्ट्रावेगेंस। तो इससे क्या हुआ, अपनी युवावस्था और फिजूल खर्ची के कारण उसके ऊपर भारी कर्ज हो गया। दिस प्रूव्स दैट बेसिनियो इज ए स्पेंड थ्रिफ्ट। इससे पता चलता है कि बहुत खर्चीला व्यक्ति था वो। What experience of his school days does Bassanio relate to justify his plan for repaying the loan? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिनियो अपने स्कूल के किन दिनों के अनुभव को बताता है ये जस्टिफाई करने के लिए कि वो पैसा जो है कि वापस कर देगा। बेसिनियो सेज दैट व्हेन ही वाज अ बॉय एट स्कूल एंड ही लॉस्ट वन ऑफ हिज एरोज व्हाइल शूटिंग, he would shoot another arrow in the same direction. Thus, by risking the second, he often regained both the arrows. कितना देखो, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेसिनियो का कहना है कि जब वो स्कूल में लड़का था और निशाना साधते समय उसका एक तीर खो जाता था तो वो दूसरा तीर उठाता था और उसी दिशा में उसी तरीके से मारता था पहले वाले को खोजने के लिए। और देखो, दूसरे वाले तीर को भी रिस्क में डालकर, भाई पहला तो खो गया तो दूसरे वाले को भी रिस्क में डालकर ऐसा करता था। और होता क्या था कि अक्सर वो दोनों तीरों को पा लेता था, यानी दूसरे वाले को भी देख लेता था कि वो किधर जा रहा है। हाउ डज बेसिनियो प्रपोज टू पे बैक हिज प्रीवियस लोन एज वेल एज द प्रेजेंट लोन? बेसिनियो अपने पिछले कर्ज के साथ साथ अभी प्रेजेंट वाले कर्ज को चुकाने का प्रस्ताव रखता है। कैसे? बेसिनियो proposes to pay back his previous loan as well as the present loan by carefully managing the expenditure of the second loan amount. क्या कह रहा है? बेसिनियो अपना दूसरा जो कर्ज है उसको क्या करेगा? बिल्कुल सावधानी से खर्च करेगा। अपने पिछले कर्ज के साथ साथ वर्तमान का भी वो भुगतान करेगा। ठीक है, कि पुराना भी चुकता कर देंगे और जो अभी प्रेजेंट वाला है उसको भी क्या करेंगे? बेहतरीन तरीके से केयरफुली, सावधानी पूर्वक उसको वो मैनेज करेगा। सेवेंथ में देखो, बेसिनियो कह रहा है समटाइम फ्रॉम हर आइज डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, हर नेम इज पोर्शिया, नथिंग अंडर वैल्यूड to Cato's daughter Brutus Portia, nor is the wide world ignorant of her worth, for the four winds blow in from every coast, renowned suitors, and her sunny locks hand on her temples like golden fleece. क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है यहाँ पे? समटाइम फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से मुझे फेयर स्पीचलेस मैसेजेस मिल रहे हैं, फेयर स्पीचलेस मैसेजेस मिल रहे हैं, यानी मेरे प्रति जो मूक प्रेम होता है, यानी खामोशी भरा प्यार, नज़रों से नज़रें उठाना, नज़रें गिराना, उसका आभास हुआ है। उसका नाम पोर्शिया है, कैटो की पुत्री जो ब्रूटस से विवाह था को ब्याही थी, उसी के समान सुंदर, अति नम्र और चरित्रवान है। समस्त संसार में जानी मानी महिला है। संसार के कोने कोने से बड़े बड़े आदमी उसके साथ विवाह करने के लिए उसका हाथ मांगने के लिए आते रहते हैं। उसके सुनहरे बाल उसके मुख को अत्यंत आकर्षण प्रदान करते हैं। सचमुच वह कैसी है? सोने की चिड़िया है। ठीक है, और होता क्या, उसके चारों तरफ विवाह वाले महत्वाकांक्षी जो है मंडराते रहते हैं। शूटर्स का मतलब होता है ना, जो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं,
विवाह में किसी से। What is meant by fair speechless messages and nothing undervalued? तो यहाँ पे जो है कि ये अवाक संदेश जो है, स्पीचलेस मैसेज है, इसका मतलब क्या है? नथिंग अंडरवैल्यूड मतलब कुछ भी कम मूल्यांकित नहीं है। नथिंग अंडरवैल्यूड कि कुछ भी कम मूल्यांकन नहीं, मतलब कम नहीं कह सकते हो। इसका क्या मतलब है? Fair speechless messages mean glances which are silent messages of love. इसका मतलब क्या है भाई? फेयर स्पीचलेस मैसेज का मतलब यह है नज़रें जो प्यार को दर्शा रही हैं। ग्लांसेज ऐसी नज़र जो साइलेंट मैसेज है, किसका? मोहब्बत का इशारा। बेसिनियो wants to say that sometime he received from Portia's eyes lovely silent messages. The words nothing undervalued means not less precious. बेसिनियो कह रहा है कि कभी कभी उसे पोर्शिया की आंखों से प्यारे खामोश मोहब्बत के संदेश मिले हैं। और यहाँ पे जो नथिंग अंडरवैल्यूड है, इसका मतलब होता है कि कम कीमती नहीं है वो, है ना, नथिंग लेस प्रीशियस, कि कुछ भी कम नहीं है। बेसिनियो सेज दैट his Portia is no less precious than Cato's daughter. यहाँ पे क्या होगा? Cato's daughter. वो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो पोर्शिया है ना, कैटो की बेटी से कम कीमती नहीं है भाई, कम मत आको। Who are Cato and Brutus? Why are they referred to here? कैटो और ब्रूटस कौन है? उनका उल्लेख यहाँ क्यों किया गया है? Cato, the father of Brutus' wife Portia, was the great grandson of the famous Cato the Censor. ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया के पिता कैटो जो हैं वो प्रसिद्ध सेंसर कैटो के परपोते थे। इन द सिविल वॉर बिटवीन पोम्पे एंड सीजर, इन द सिविल वॉर बिटवीन पोम्पे एंड सीजर, यानी कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था ये पोम्पे के बीच में और सीजर के बीच में, हस्बैंड ऑफ पोर्शिया वॉज द चीफ ऑफ द कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सीजर एंड कॉज्ड हिज एसेसिनेशन। तो सीजर के खिलाफ साजिशकर्ताओं का सबसे मेन जो था वो कौन था? वो यही था, है ना, हस्बैंड था पोर्शिया का, और उसी ने क्या करवाया था? हत्या का कारण वही बना था। दे आर रेफर्ड हेयर टू शो दैट पोर्शिया ऑफ बेलमोंट इज एज प्रीशियस एज द ग्रेट एज कैटोज डॉटर। किसकी? कैटोज डॉटर पोर्शिया। तो यहाँ पे दिखाने के लिए संदर्भित किया गया है, उल्लेख किया गया है कि बेलमोंट की पोर्शिया कैटो की बेटी पोर्शिया की तरह ही कीमती और महान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what evidence is there in the passage to show that Portia fame had spread throughout the world? कह रहा है कि यहाँ पे क्या आपको ऐसा प्रमाण मिलता है, सबूत मिलते हैं, एविडेंस जो दर्शाता है कि पोर्शिया जो है हर जगह पे उसकी जो प्रसिद्धि है वो पूरी दुनिया में फैल गई थी। The passage says that Portia's famous as suitors from every part of the, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे लिखावट में दिक्कत थी, है ना, यहाँ पे लिखा सही नहीं था, इसलिए द पैसेज सेज दैट पोर्शिया फेम हैड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसका फेम फैल चुका था। क्यों? क्योंकि एज स्वेटर्स जो विवाह के इच्छुक हैं फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर हिस्से से कहाँ आते थे? बेलमोंट को आते थे, टू विन हर हैंड इन मैरिज, उसका जीतने के लिए हाथ, विवाह के लिए कई जगह से लोग आते थे। तो इससे पता चलता है कि उसका फेम बढ़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
Explain in your own words the meaning and significance of the golden fleece which Jason sought in Colchos. गोल्डन ऊन का अर्थ और महत्व अपने शब्दों में समझाइए जिससे जेसन ने कोलकोस में खोजा था। ठीक है, इसको आपको बताना है। जेसन वॉज अ ग्रीक हीरो हु वॉज सेंट बाय पेलियास हिज अंकल हु हैड सर्व्ड द थ्रोन टू फिच द गोल्डन फ्लीस फ्रॉम कोलकोस। जेसन एक यूनानी नायक था जिसे कोलकोस से स्वर्ण ऊन लाने के लिए उसके चाचा पेलोइयस ने भेजा था। ठीक है, जिसने कि सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। इन ग्रीक माइथोलॉजी गोल्डन फ्लीस इज रेफर्ड टू एज द फ्लीस ऑफ द विंस्ड रैम क्राइसोमेलोस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीक की जो पौराणिक कथाएं हैं ना, उनमें सुनहरे ऊन को पंखों वाले राम क्रिसोमालोस के ऊन के रूप में जाना जाता है। यही बात कही जा रही है, यहाँ पे इस शब्द का मीनिंग नहीं मिल रहा। इट वॉज केप्ड एट एन ओक ट्री इन अ ग्रोव सैक्रेड टू गॉड एरिस एंड गार्डेड बाय ड्रैगन इन कोलकोस। इसे भगवान एरिस के पवित्र उपवन में एक ओक के पेड़ पर रखा गया था और कोलचोस में एक ड्रैगन द्वारा इसकी सुरक्षा की जा रही थी, गार्ड किया जा रहा था। बेसिनियो कंपेयर्स पोर्शिया टू द गोल्डन फ्लीस एंड हिमसेल्फ इन हिज क्वेस्ट फॉर पोर्शिया। तो बेसिनियो ने पोर्शिया की तुलना उस सोने की ऊन के से की है और खुद को क्या बताया है, जो वो वही है जो खोज में है उस ऊन के, यानी कि क्वेस्ट में है पोर्शिया के। टू जेसन ऑन हिज वेयास टू फिच द गोल्डन फिश, जैसे कि जेसन जो ऊन की खोज में था उसके लिए यात्रा कर रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे बेसिनियो भी है, वो क्या करना चाह रहा है, वो ढूंढना चाह रहा है किसको, पोर्शिया को। बिल्कुल उसी तरीके से ही रिफर्स टू द अदर स्वेटर्स एज जेसन, और वो दूसरे जो स्वेटर्स है ना उनको भी किसके रूप में बता रहा है, जेसन के रूप में बता रहा है। यानी ये किसी ग्रीक कहानी के बारे में बात हो रही है, उसको संदर्भित किया जा रहा है कि जैसे कोई गया था उस सुनहरे ऊन के लिए और जो है ड्रैगन उसकी सुरक्षा कर रहा था और वो जा रहा था, यात्रा पर निकला हुआ था ढूंढने के लिए, वैसे ही ये पोर्शिया को पारने के लिए निकला हुआ है। डिस्क्राइब ब्राइटली द फर्स्ट इंप्रेशन द ऑडियंस हैव ऑफ द पोर्शिया इन द ओपनिंग सीन। आरंभिक दृश्य में दर्शकों पर पोर्शिया के बारे में पहली छाप का क्या मतलब प्रभाव पड़ता है वो बताना है। Bassanio's description of Portia in the opening scene reveals that she is a paragon among women. She is rich and beautiful with golden hair. ठीक है, क्या बता रहा है, आरंभिक दृश्य में, शुरुआती दृश्य में बेसिनियो द्वारा पोर्शिया का जो वर्णन किया गया है उसे पता चलता है कि महिलाओं के बीच में पैरागन का मतलब होता है एक आदर्श है ना, आइडियल है ना, और ऐसी महिला है जिसके जो है सुनहरे बाल हैं और काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है। शी हैज़ अ वंडरफुल मेंटल क्वालिटीज़ एंड इज़ वर्चुअस एज वेल। उसमें अद्भुत मानसिक गुण हैं और वह गुणी भी है। हर फेम हैज़ अट्रैक्टेड स्वेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्या कह रहा है कि उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका जो फेम है, उसने दुनिया भर से प्रशंसकों को आकर्षित किया है। शी इज़ इन नो वे इंटीरियर टू हर नेम सेक कैटोज डॉटर एंड ब्रूटोज वाइफ। यानी वह किसी भी तरह अपने नाम कैटो की बेटी और ब्रूटस की पत्नी से कम नहीं है। या कह सकते हो मेल खाती है। नो वे इंटीरियर टू हर नेम सेक कैटोज डॉटर एंड ब्रूटस वाइफ। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब कौन कह रहा है भाई, एंटोनियो कह रहा है। दो नोस्ट दैट ऑल माई फॉर्चून आर एट सी, नाइदर हैव आई मनी नॉर कॉमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम, देयरफॉर गो फोर्थ, ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन व्हेन आई डू, दैट शैल बी रैक्ड इवन टू द uttermost, to furnish thee or to Belmont to fair Portia, go presently inquire, and so will I
where money is, and I no question make to have it of my trust or for my sake. तुम तो जानते हो कि मेरी सारी संपत्ति समुद्र में है। मेरे पास कोई धन नहीं है, ना कोई कमोडिटी यानी वस्तु है वर्तमान राशि जुटाने के लिए। तो इसीलिए आगे बढ़ो, कोशिश करो कि मेरा जो क्रेडिट है यानी मेरे नाम पर देखो क्या कुछ हो सकता है वेनाइस के अंदर। तुम चाहो तो मेरे क्रेडिट पे जो है पैसा ले सकते हो। ठीक है, क्या करने के लिए यहाँ पे देखो बोल रहा है ना, टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया। भगवान करे कि मेरी जो अपनी प्रतिष्ठा है उसका जो दांव है तुम्हें बेलमोंट जाकर पोर्शिया से मिलने में सहायता करे। तुम जाओ, जाकर पता करो, मैं भी मालूम करता हूँ कि रकम कहाँ कौन दे सकता है, और मैं अपनी मित्रता के खातिर अपनी बात रखूँगा। Why is Antonio unable to help Bassanio at once? एंटोनियो तुरंत बेसिनियो की मदद करने में असमर्थ क्यों है? फौरन उसी वक्त एंटोनियो इज अनेबल टू हेल्प बेसिनियो एट वंस। ही हैज़ नो मनी इन हैंड एज ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स आर एट सी। तो यहाँ पे क्यों नहीं मदद कर पा रहा है एंटोनियो बेसिनियो की? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके सभी व्यापारिक जहाज जो हैं समुंदर में हैं। To raise a present sum, how much was this sum? Why was it required urgently? वर्तमान राशि, यह रकम कितनी थी और इसकी तत्काल आवश्यकता क्यों थी? तो देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चल के पढ़ोगे तो देखोगे द सम वॉज 3000 ducats. It was required urgently for Bassanio to go Belmont and present himself before Portia as a worthy suitor. तो ये की राशि 3000 डुकाट थी। बेसिनियो के लिए यह तत्काल आवश्यक था कि वह बेलमंट जाए और खुद को पोर्शिया के सामने एक योग्य प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करे। What does Antonio instruct Bassanio to do in this regard? इस संबंध में एंटोनियो बेसिनियो को क्या करने का निर्देश देता है? Antonio instruct Bassanio to find out merchant who is ready to give him money against his name. एंटोनियो बेसिनियो से कहता है कि जाओ व्यापारियों का, ऐसे व्यापारियों का पता लगाओ जो कि उसके नाम पर उसे पैसे दे सकते हैं, मतलब एंटोनियो के नाम पे बेसिनियो को पैसा दे सकें। गिव द मीनिंग ऑफ दैट शैल बी रैक्ड इवन टू द अटर मोस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्जा है वो चरम सीमा तक बढ़ाया जाएगा, इवन टू द अटर मोस्ट, एकदम आखिरी हद तक। द क्रेडिट शैल बी स्ट्रेच टू द अटर मोस्ट लिमिट। एंटोनियो सैड दैट ही इज रेडी टू स्ट्रेच द क्रेडिट एज फार एज टू इक्विप बेसिनियो टू गो टू बेलमोंट टू वू पर्शिया। वू का मतलब होता है लुभाना। वह पोर्शिया को लुभाने के लिए बेसिनियो को बेलमोंट जाने के लिए तैयार करने के लिए जो है कर्जा जो है जुटाना चाहता है ना। तो चाहता है कि जितना चाहे कर्जा बढ़ा दिया जाए ताकि क्या किया जाए, इक्विप किया जाए, तैयार किया जाए किसको? बेसिनियो को, ताकि वो पोर्शिया के पास जाए बेलमोंट और पोर्शिया को लुभाए। टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक, आइदर ऑन सिक्योरिटी ऑफ माई नेम और फ्रॉम फीलिंग ऑफ पर्सनल फ्रेंडशिप। मेरे नाम की सुरक्षा पर या व्यक्तिगत मित्रता की भावनाओं पर, है ना, जैसे मिल सके भाई वैसे लेना है। इन द ओपनिंग सीन द थीम ऑफ रोमांस एंड लव इज इंट्रोड्यूस्ड। हाउ इज दिस सीन लिंक टू द बॉन्ड स्टोरी? शुरुआती दृश्य में एंटोनियो के चरित्र की यहाँ पे जो है वो जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें क्या किया गया है? प्रेम का विषय, रोमांस और प्रेम का विषय पेश किया गया है। यह दृश्य जो है कहानी में कैसे जो है जुड़ा हुआ है, कैसे मतलब लिंक करता है। इन द ओपनिंग सीन बेसिनियो कम्स टू एंटोनियो टू बोरो मनी सो दैट ही कैन गो टू बेलमोंट टू विन हिज लेडी लव। शुरुआती दृश्य में बेसिनियो अब पैसे उधार लेने के लिए एंटोनियो के पास आता है ताकि वह अपनी महिला जो है जिसे वो प्रेम करता है उसको जीतने के लिए बेलमोंट जा सके। बट एंटोनियो कन्फेस दैट ही हैज नो रेडी कैश and instruct Bassanio to borrow money from a merchant against
हिज सिक्योरिटी और नेम, तो इसको सही कर लेना, सिक्योरिटी और नेम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन एंटोनियो कबूल करता है, कन्फेस करता है कि उसके पास तो कोई नगद रुपया है नहीं, कैश नहीं है, और वो बेसिनियो से कहता है कि व्यापारियों से अपनी सुरक्षा या नाम पर पैसे उधार ले ले, मतलब एंटोनियो के नाम पर। दस शेक्सपियर लिंक्स द फर्स्ट सीन टू बॉन्ड स्टोरी विच इन्वॉल्व द लोन फ्रॉम शाइलॉक। तो यहाँ पे शेक्सपियर पहले दृश्य को यहाँ पे जोड़ रहा है किसके साथ, अब इसमें आगे देखोगे आप कि जब हम लोग सेकंड वाला पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है कि शाइलॉक से कर्ज लिया जाता है। एक और है अभी, कंपेयर ब्रीफली द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो विद दैट ऑफ बेसिनियो इन द ओपनिंग सीन। क्या कह रहा है भाई आपको कि शुरुआती दृश्य में एंटोनियो के चरित्र की बेसिनियो से संक्षेप में तुलना कीजिए, दोनों का कैरेक्टर की तुलना करना है। तो एंटोनियो इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सीन एज रिच मर्चेंट हैविंग मेनी शिपिंग वेंचर एट सी। एंटोनियो कैसा दिखाया गया, एक अमीर व्यापारी है जिसके पास ढेर सारा जो है जहाज है व्यापारिक। ही इज इन स्टेट ऑफ मेलनकोली एंड नॉट इंटरेस्टेड इन लव। वह उदासी की स्थिति में है और उसे प्यार में मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। लॉयल्टी एंड जेनरसिटी टूवर्ड बेसिनियो आर द मेजर ट्रेट ऑफ हिज कैरेक्टर। तो यहाँ पे बेसिनियो के प्रति वफादारी और उदारता उसके चरित्र का प्रमुख लक्षण है। कंपेयर टू एंटोनियो, और जहाँ तुलना की जाए एंटोनियो से, बेसिनियो इज शोन एज स्पेंड थ्रिफ्ट यंग गैलेंट हु लिव्स अ लाइफ ऑफ लग्जरी बियॉन्ड हिज मीन्स। तो एंटोनियो की तुलना में बेसिनियो कैसा है, बेसिनियो खर्चीला नौजवान है ना, जो अपने जो है क्षमता से ज़्यादा जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। ही सीम्स टू टेक होगा यहाँ पे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ एंटोनियोज जेनरसिटी। तो यहाँ पे ये भी दिखता है, ऐसा लगता है कि एंटोनियो की उदारता का अनुमाचित और वो जो है कि अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, यानी कि उसका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ऐसा कैसे पता चल रहा है कि पहले ही से तो कर्जा में डूबा है लेकिन दोबारा कर्जा मांग रहा है उससे। अनलाइक एंटोनियो ही इज़ अ रोमांटिक मैन। वो एंटोनियो की तरह नहीं है, वो कैसा है, एक रोमांटिक आदमी है, एक रोमांटिक व्यक्ति है। हु वांट्स टू मैरी पोर्शिया अ रिच एंड ब्यूटीफुल हेरेस। और वो एक जो है कैसा है, एक मतलब रोमांटिक व्यक्ति है और साथ ही साथ वो विवाह करना चाहता है किसके साथ, पोर्शिया के साथ, जो कि एक अमीर और खूबसूरत उत्तराधिकारी है। आई होप यहाँ पे आपको वर्कबुक सॉल्व करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक दो बार आप जहाँ पूरे एक्ट को आपने समझा और पूरे क्वेश्चन आंसर किए, उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट देख के पता चल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि कहाँ से बात की जा रही है और किन के बीच में बात हो रही है, कहाँ पे का सीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए आप लोग, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस जल्द से जल्द ला सकें।